हेलो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का नया टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। मैप के थ्रू हम ये सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम है वो देखने वाले हैं। तो जो इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम दो भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन करते हैं। एक है हिमालयी नदियों द्वारा बनाया जाने वाला ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र, और एक है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो बनाया जाने वाला ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालय जो नदियाँ हैं, हिमालय द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है उसके अंदर तीन मुख्य नदियाँ हैं। एक है इंडस सिंधु नदी, उसके बाद है गंगा नदी, और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज हम देखेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। हम जानेंगे सिंधु नदी, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में, और जो ये दो दोआब बनाती है। यहाँ से प्रश्न आता है अक्सर कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच कौन सा दोआब है, व्यास नदी और रावी के बीच में कौन सा आपका दोआब है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं अक्सर। तो हम ये अच्छे से तरीके से समझने वाले हैं। सारा का सारा टॉपिक मैप के थ्रू आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। एक एक नदी के बारे में आपको अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। अपने तरीके से हम इसको है वो पढ़ने वाले हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं हम। एक है हिमालयी नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र, और एक है प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बनाया गया तंत्र अपवाह तंत्र। तो आज हम देख रहे हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सो करते हैं स्टार्ट। तो ये है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इनको यूनियन टेरिटरी है वो बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ये पूरा का पूरा है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यहाँ से यहाँ तक का। ये जम्मू कश्मीर, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये इसको सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये है हमारा पंजाब स्टेट, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश स्टेट, और यहाँ है हरियाणा स्टेट। तो इसी में बस इतना ही आप जो है एरिया है, इसी एरिया के अंदर जो है मेन आपका सिंधु अपवाह तंत्र है वो फ्लो करता है, सिंधु अपवाह तंत्र है वो बनता है। इसमें मुख्य नदी आप देखोगे तो सिंधु नदी है। और किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलता है इस एरिया के अंदर। तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न आप देख रहे हो ये वृक्षाकार, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंड्रिटिक वृक्षाकार ड्रेनेज पैटर्न है। इसका मतलब है कि वृक्षाकार के अंदर आपका जो वृक्ष होता है उसके अंदर जो मेन जो तना होता है, और उसकी कुछ जो शाखाएं होती है, फिर उपशाखाएं होती है उसकी मेन पेड़ की, मतलब पेड़। उस प्रकार का ये जो है ड्रेनेज पैटर्न आप देखने को मिलेगा। इसके अंदर मुख्य नदी आप देखोगे तो सिंधु है, उसकी फिर जो है ब्रांचेज है, सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये एक पूरा का पूरा जो वृक्षाकार है वो ड्रेनेज पैटर्न है वो बन रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य नदी सिंधु है, तो सिंधु नदी की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो सिंधु नदी की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर आप देखोगे बोखरचू ग्लेशियर है एक, जो कि यहाँ तिब्बत के अंदर है इसकी लोकेशन। तो बोखरचू ग्लेशियर इंग्लिश में इसको कहते हैं चेमियंगडंग, चेमियंगडंग या बोखरचू ग्लेशियर, जिसकी हाइट है 5182 मीटर। यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, और यहाँ मानसरोवर झील के पास में है ये। उसके बाद ये जो है फ्लो करती है तिब्बत में होती हुई, और ये जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर है वो एंट्री करती है। इसकी जो है चीन के अंदर जहाँ ये स्टार्ट होती है उत्पत्ति से लेकर, और ये जहाँ इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो एंटर करती है उस तक जो टोटल इसकी लंबाई है वो 561 किलोमीटर है। इंडिया के अंदर जो है ये फ्लो करती हुई पूरा का पूरा जो ये यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर फ्लो करती हुई ये गिलगित के पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर है वो जो है मुड़ जाती है दक्षिण के अंदर। तो इसकी जो इंडिया के अंदर आप लंबाई देख रहे हो वो है 709 किलोमीटर, और 561 किलोमीटर इसकी उत्पत्ति स्थान से लेकर बोखरचू जो ग्लेशियर है, बोखरचू या इसको चेमियंगडंग ग्लेशियर कहते हैं, यहाँ जो जिसकी हाइट 5182 मीटर है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील के पास से ही तिब्बत के अंदर। और ये जो है 561 किलोमीटर है वो फ्लो करती है चाइना के अंदर। उसके बाद ये एंट्री करती है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, और इसकी जो पूरी की पूरी लंबाई है भारत के अंदर वो आप देखोगे 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है, एक बात और बता देता हूँ, सिंधु नदी जो है वो एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब कि वो नदी होती है जो किसी पर्वत की उत्पत्ति से पहले ही बहती रही है। अब भारत के अंदर हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी ये नदी है वो बहती रही है, और धीरे धीरे जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो इसने हिमालय को काट कर अपना रास्ता है वो बनाए रखा। अपना रास्ता इन्होंने बदला नहीं, अपना रास्ता बनाए रखा। इस प्रकार से जो आप देखोगे तो यहाँ पर एक गार्ज भी है, जो सिंधु नदी गार्ज बनाती है गिलगित के पास ही, गिलगित गार्ज का निर्माण करती है। इसका ये प्रूफ है, ये इसका आप देखोगे तो एक एविडेंस है कि ये जो है पूर्ववर्ती नदी है और हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही बहती रही है। ठीक है, और ये साथ में पूर्ववर्ती नदी के साथ साथ में एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये 3 देशों में फ्लो करती है। आप सबसे पहले उत्पत्ति स्थान देखोगे तो इसका चाइना के अंदर तिब्बत में, उसके बाद ये भारत में, और इसके बाद पाकिस्तान में। तो एक इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वो नदी है। उसके बाद आप देख रहे हो तो इसमें जो है गिलगित के पास ये गिलगित गार्ज यहाँ पर बनाती है, सबसे गहरा गार्ज बनाती है गिलगित के पास, और उसके बाद ये दक्षिण के अंदर पाकिस्तान में मुड़ जाती है। उसके बाद ये जो है अरब सागर के अंदर है वो अपना डेल्टा बनाती है। और इसकी जो टोटल लंबाई आप देख रहे हो, इसकी जो आप देखोगे तो इसकी 1610 किलोमीटर इसकी जो है पाकिस्तान के अंदर लेंथ है। इसकी पाकिस्तान के अंदर 1610 किलोमीटर लेंथ है, और इंडिया के अंदर 709 है, और इसकी चाइना के अंदर 561 है। इन टोटल का
जो ऐड करो तो इसकी टोटल लंबाई है वो आ जाएगी। उसके बाद आप देखोगे तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले हम इसकी बाएं तट की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो बाएं तट की सहायक नदियों में एक है इसकी श्योक नदी, जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में ही इसके साथ मिलती है। और इसी नदी के आप देखोगे तो बाएं तट पर ही लेह है वो बसा हुआ है। और उसके बाद जो है ये गिलगित के पास इसकी एक सहायक नदी गिलगित भी है। और इधर आप देखोगे तो एक है स्वात इसकी सहायक नदी। उसके बाद काबुल है, काबुल जो अफगानिस्तान से निकल कर आती है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल उसी के पास से निकल कर आती है। और एक है खुर्रम नदी पाकिस्तान के अंदर, फिर है तोची, फिर है गुमल। ये जो है इसकी बाएं तट की नदियां हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर है श्योक नदी, फिर गिलगित, इधर है स्वात, इधर काबुल अफगानिस्तान से खुर्रम, तोची, गुमल, ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी जो बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है वो हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न आता है, यहीं से जो दोआब बनते हैं वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतना जो है इनकी बाएं तट की नदियों का कोई महत्व नहीं है जो जितना महत्व दाएं तट की नदियों का है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसकी दाएं तट की नदियों में एक जास्कर नदी है। आप देखोगे जास्कर नदी, यहाँ जास्कर नदी है जो इसकी इसी के पास कारगिल है, कारगिल है हमारा। उसके बाद हम जो है इसकी मुख्य नदी की बात करते हैं जो कि इसकी बाएं तट की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बाएं तट की नदी है झेलम, जो कि झेलम आप देख सकते हो। झेलम की जो उत्पत्ति होती है वो यूनियन टेरिटरी, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें वेरीनाग झरना है, ये वेरीनाग झरना है, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। और ये वेरीनाग झरना जो है वो पीर पंजाल श्रेणी के पास में है, पीर पंजाल श्रेणी के पास में वेरीनाग झरना से किसकी उत्पत्ति होती है, झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये है कश्मीर घाटी के अंदर जाती है, यहाँ कश्मीर घाटी बनाया, कश्मीर घाटी से ये जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। उसके बाद ये है पाकिस्तान में एंट्री करती है, और पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ये चेनाब नदी है, ये आप देखो चेनाब नदी है, चेनाब नदी में ये मिल जाती है। इसकी जो कुल लेंथ है, कुल लंबाई है वो है 725 किलोमीटर, इसकी जो है वो टोटल लेंथ है। और इंडिया के अंदर इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर, इंडिया के अंदर 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्पत्ति वेरीनाग झरना यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से में इसकी उत्पत्ति होती है, पीर पंजाल श्रेणी के पास है ये। और यहाँ ये कश्मीर घाटी में, फिर ये जो है पाकिस्तान और इंडिया की सीमा पर बहती हुई आपकी जो चेनाब नदी है उसके अंदर ये मिल जाती है। इसकी लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, और इंडिया के अंदर इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट नदी जो कि चेनाब। चेनाब नदी की उत्पत्ति जो होती है वो यहाँ आप देखोगे तो ये जो स्टेट है अपना ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा जो दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा उसके पास से इसकी उत्पत्ति होती है, बाड़ा लाचा दर्रा है। और यहाँ दो नदियाँ निकलती है, एक है चंदर और एक है भागा। चंदर और भागा दोनों जो है नदियाँ बाड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती हैं। और इन्हीं दोनों नदियों को बाद में जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती है आगे चलकर, तब चेनाब का है वो जो उसका निर्माण होता है। तो बाड़ा लाचा दर्रा के पास में चंद्र और भागा जो दो नदियाँ हैं वो निकलती हैं। ये जो दोनों नदियाँ हैं ये आपकी जो ये यहाँ पर आप देखोगे तो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी के पास से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है उससे निकलती हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आगे दोनों मिल जाती हैं, चेनाब नदी का है वो निर्माण करती है। सूरजताल झील है वो यहीं पर इसी नदी के पास में, यहाँ एक सूरजताल झील है जो कि सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है भारत की। सूरजताल झील से होती हुई उसके पास से होती हुई ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो एंट्री कर रही है। उसके बाद ये है वो मिल जाती है आपकी इसमें सिंधु नदी में। अब आपको एक थोड़ा सा ना यहाँ पर आपका डाउट रहेगा, सिंधु नदी की नदी जो है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से सबसे बड़ी नदी है वो चेनाब है। इसको एक्चुअल में हम मैप के थ्रू देखेंगे ना तो इसका जो आप देखोगे तो ये इसकी सहायक नदी है, चेनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये जो बाकी नदी आप देखोगे ना, सतलुज हो गई और ये जो है रावी हो गई, झेलम हो गई, ये रावी रावी और झेलम और सतलुज नदी जो है वो एक्चुअल में रियल में चेनाब नदी है उसकी ही सहायक नदी है। लेकिन एग्जाम में जो है प्रश्न आ जाता है कि सतलुज नदी वो किसकी सहायक नदी है, तो हम ऑप्शन में सिंधु नदी का ही करते हैं। पता नहीं इसका, लेकिन एक रीज़न हो सकता है कि सिंधु नदी है वो पूर्ववर्ती नदी एक तो और बड़ी नदी भी है, इस प्रकार से सिंधु नदी का नाम है वो ले लिया जाता है। और ड्रेनेज पैटर्न में आप देखोगे सिंधु नदी जो है वो जो ये सतलुज नदी है, ड्रेनेज पैटर्न पूरे ड्रेनेज पैटर्न के अंदर सतलुज नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, साथ में ये पूर्ववर्ती नदी है। इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन है वो हमें यही करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में मैप पर अगर आप देखोगे तो ये जो नदी है यहाँ तक ही मिठानकोट में मिल रही है, एक्चुअल में चेनाब नदी है। ठीक है, लेकिन हमें जो है जैसे प्रश्न आते हैं जैसे हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो आप देखोगे तो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो यूजीसी ने भी उसको सही आंसर माना है सतलुज नदी को, और भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें जो सतलुज नदी को ही सही माना है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। चेनाब नदी है वो
उसके बाद ये मिठानकोट में आपकी मिल जाती है चेनाब नदी। चेनाब नदी की जो लंबाई आप देख रहे हो, तो इसकी लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। ये 1180 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है चेनाब नदी की। उसके बाद हम देखते हैं रावी नदी। रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर पीर पंजाल श्रेणी है उस पर है, उसके पास से ही रावी नदी का है वो जो है उत्पत्ति होती है। और ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब में एंट्री करती है, और पंजाब से एंट्री करती हुई ये जो है मुल्तान के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ मुल्तान है पाकिस्तान के अंदर, चेनाब नदी में ये उसके साथ मिल जाती है। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर, टोटल इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है रावी की। उसके बाद व्यास नदी है। व्यास नदी है वो भी रोहतांग दर्रे के पास से, ये रोहतांग दर्रा है ना, इसी रोहतांग दर्रे के दक्षिण में आप देखोगे तो एक व्यास कुंड है। मैप पर आप देखोगे ना, गूगल अर्थ के मैप पर, तो आपको दिखेगा। तो व्यास नदी के पास व्यास कुंड है ना, उस व्यास कुंड के पास से व्यास नदी की उत्पत्ति होती है, हिमाचल प्रदेश स्टेट से ही होती है। और श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर आपकी पीर पंजाल श्रेणी आ जाती है। पीर पंजाल श्रेणी के पास से व्यास कुंड, उससे उत्पत्ति होती है व्यास नदी की। और ये जो है यहाँ पर एक पोंग नामक जलाशय का निर्माण करती है। ये आप देख सकते हो, पोंग नाम जलाशय है। उसके बाद ये पाकिस्तान में सॉरी पंजाब में है एंट्री करती है, और ये दक्षिण के अंदर बहती हुई यहाँ पर जो है हरीके वेराज एक नामक एक गांव का नाम है हरीके। हरीके के पास ये है, सतलुज नदी के अंदर है वो मिल जाती है। ठीक है, ये सतलुज नदी के अंदर पंजाब के अंदर हरीके नाम है जो जगह है उसके पास है वो मिल जाती है। इसकी लंबाई है 615 किलोमीटर, टोटल ही इसकी लेंथ है 615 किलोमीटर। ठीक है, ये व्यास नदी की सतलुज नदी की सहायक नदी है। सतलुज नदी की सहायक नदी है व्यास नदी। ठीक है, सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी की उत्पत्ति जो है वो आप देखोगे चीन में ही मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील है। ये मानसरोवर झील आपकी है, उसी के पास में ही राक्षस ताल झील है वो है चीन के अंदर। तो राक्षस ताल झील से ही इसकी जो है उत्पत्ति होती है चीन में। उसके बाद ये एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला गार्ज बनाती है। सिपकिल्ला जो दर्रा है, सिपकिल्ला दर्रा के थ्रू ही एंट्री करती है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में, और यहीं पर सिपकिल्ला नामक गार्ज भी बनाती है। सिंधु जो सतलुज नदी है वो भी आपकी एक इंटरनेशनल नदी है, यानी कि 3 देशों में बहती है, चीन में, फिर भारत में, और फिर पाकिस्तान में। और ये भी पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये भी नदी बहती थी। इसका भी आप प्रूफ देखोगे तो सिपकिल्ला गार्ज है ये। उसके बाद जब ये उत्पत्ति इसकी राक्षस ताल झील से हो जाती है, और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर बहती हुई आप देखोगे, तो इसी नदी के ऊपर जो पंजाब है और जो हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा पर है वो भांकड़ा बांध है वो बनाया गया है, भांकड़ा बांध। और इसके पीछे जो झील बनी है भांकड़ा बांध के बाद पीछे, उसको हम कहते हैं गोविंद सागर झील। तो ये गोविंद सागर झील है, यहीं पर है वो भांकड़ा बांध बनाया गया है इसी नदी पर। इसी नदी पर 2 बांध है, एक भांकड़ा बांध और एक उसके दक्षिण में है नांगल बांध बनाया गया है पंजाब के अंदर। तो ये 2 बांध है वो इसी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद ये है वो जो है मिठानकोट में सिंधु नदी के साथ है वो मिल जाती है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज नदी, और सतलुज नदी की सहायक नदी है व्यास नदी। ठीक है, आप देखोगे तो रावी जो है वो किसकी सहायक नदी है, रावी है वो चेनाब नदी की सहायक नदी है, और झेलम भी चेनाब नदी की सहायक है। ठीक है, ये झेलम होगी आपकी, रावी होगी, ये चेनाब नदी की सहायक है, व्यास है वो सतलुज नदी की सहायक, सतलुज नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और यहीं से अगर आप देखोगे तो हरीके बैराज है जहाँ पर व्यास नदी मिलती है पंजाब के अंदर, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सतलुज नदी की जो लंबाई है, टोटल लेंथ है वो है 1440 किलोमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ है 1440 किलोमीटर। सिपकिल्ला गार्ज ये निर्माण करती है। इसकी उत्पत्ति राक्षसताल झील के पास से ही होती है, मानसरोवर झील के पास में राक्षसताल झील है, उसी से इसकी उत्पत्ति होती है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। तो ये है सिंधु नदी अपवाह तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, आप मैप के थ्रू चाहो तो सीख सकते हो इस तरीके से, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब अपने तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे आप सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में बताओगे आप, इसकी मुख्य नदी कौन सी है, फिर सहायक नदियाँ कौन सी है। उसके बाद है इसका आप अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करोगे एक एक नदी का। जैसे सबसे पहले आप उठाओगे मेन नदी जो कि सिंधु नदी, उसका आप अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करोगे 4 से 5 लाइनों के अंदर। फिर आप जो है इसकी जो दाएं तट की नदियाँ, फिर बाएं तट की नदियाँ, जो है दाएं तट की नदियाँ आप अपने तरीके से सिंपल एक एक लाइन के अंदर ही इसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी बाएं तट की नदियाँ हैं उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना होता है। अब हम देख लेते हैं इन नदियों के बीच में जो दोआब बनता है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र होता है जहाँ जल है वो नहीं जाता है। तो ये जो दोआब है ये कौन कौन सी नदी के बीच में दोआब बनता है, तो आप देखोगे यहाँ पर है व्यास नदी और जो सतलुज नदी है। यहाँ पर कौन सा दर्रा, जो कौन सा आपका जो दो आब है वो बनता है, उसका नाम क्या है, तो व्यास नदी और सतलुज नदी इनके बीच में है बिस्त दोआब।
आपको याद कैसे करना है, ये दोआब है, तो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सी है। ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में कौन सा दोआब बनेगा, ये आपको पता कैसे करना है। आपको ब्यास नदी का बै है वो लेना है, और सतलुज नदी का सत लेना है। ठीक है, ये सत लेना है, सतलुज नदी का सत और ब्यास नदी का बै। तो आप देखोगे बै फिर सत यानी कि बिस्त, ये बिस्त दो आब हो गया जो कि है ब्यास और सतलुज नदी के बीच में। इसमें बाद आप देख रहे हो ब्यास नदी और रावी नदी जो है, ये ब्यास नदी है, ये रावी नदी है। तो ब्यास और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब बन रहा है, बारी दोआब। कैसे याद करोगे, ब्यास नदी का बै लेना है, रावी नदी का रै लेना है। ठीक है, ब्यास नदी का बै आ गया, रावी नदी का रै आ गया, बारी दोआब हो गया। उसके बाद जो है रावी और चेनाब नदी के बीच में है वो रेचना दोआब बन रहा है, रेचना नामक दोआब है। तो इसको कैसे याद करोगे, चेनाब नदी का और रावी नदी का। तो रावी नदी का रै लेना है, और आप देखोगे चेन, ठीक है, रै आपका रावी नदी का आ गया, उसके बाद चेनाब नदी का च आ गया और ना आ गया, दोनों अक्सर इसके आगे। और जैसे आप ऐसे ऐसे जा रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लेने हैं। रावी का रै उठा लोगे आप, और लास्ट में चेनाब नदी है तो इसका चे और ना है वो दोनों उठा लोगे तो रेचना हो गया। उसके बाद देखो चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में कौन सा है, तो इसमें आपको फिर चे लेना है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हो। तो चे इसका पहले चे आएगा, चे और जय इसका झेलम का झ आ गया। ठीक है, झेलम का जय आ गया ना यहाँ से, तो इसका चेज हो गया। इसके बाद जो है आपका झेलम और सिंधु नदी के बीच में कौन सा सागर दोआब है, तो ये सिंधु नदी पर ही है, सिंधु नदी, ये सिंधु सागर दोआब है, इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। ठीक है, इसी के नाम पर इसका दोआब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके दोआब भी आप अपने तरीके से आसानी से याद कर सकते हो। बस आपको जो है पहली नदी के अक्षर को लेना है और लास्ट नदी के अक्षर को लेना है। स्टार्टिंग के अक्षर, शुरू के अक्षर, जो शुरू के शब्द है ना दोनों नदियों के, वो ही लेने हैं, और इस प्रकार से जिसको आप दोआब है याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये है अपना सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब हम नेक्स्ट, आप बताओ कमेंट करके कौन सी जो है आप नदी पर अब जो अपवाह तंत्र सीखना चाहोगे, गंगा नदी अपवाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, या आपको जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी द्वारा जो तंत्र बनाया गया है, उसके अंदर भी दो प्रकार के तंत्र बनती हैं। एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र, और एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र। तो हम ये एक एक करके सारा के सारे सीखने वाले हैं, जितने भी अपने ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।